हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त है और एग्जाम की दिलो जान से तैयारियों में लगे हुए हैं। डिजाइन थिंकिंग का पेपर हो गया है, आप सभी का अच्छा गया है। हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आए हैं। हमको ये जान के बड़ी खुशी हुई। हमारी टीम काफी हैप्पी है। आप सभी की डिमांड है कि सर एग्जाम आ चुके हैं। काफी देर से आपने मुझे अपडेट करा कि आपका जो एग्जाम है ये 28 तारीख को ही होने वाला है। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए अपने पास कुछ ही समय बचा है, यानी कि अब बिल्कुल निर्णायक घड़ी है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं। यकीन मानिए, आज जब तक मैं आपका 5वीं यूनिट का रिवीजन नहीं करवा दूंगा, जी हाँ, अभी हम तीसरी यूनिट पे हैं, यानी कि मैं आपका आज कोर्स नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और आज मैं आपके लिए पूरा समर्पित हूं। आज अपन पूरा का पूरा मैनेजर इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो रेगुलरली अपडेट होगा। जैसे ही आपका वीडियो देखना कंप्लीट होगा, दूसरा वीडियो आपके लिए एकदम रेडी होगा। 9:30 बज चुके हैं अभी, लेकिन वादा है कि जब तक 5वीं यूनिट का रिवीजन नहीं होगा तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है और आपका पूरा रिवीजन करवा के ही जाएंगे और आपको अच्छे नंबर आए, ऐसी हमारी आशा है। यदि आप MBA, BBA, BCom, BTech या UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 3 का हम रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय कम है इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपको कोई क्वेरी रहती है तो लेट मी नो, अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन भी कराने की बात हो रही है अब तो। ठीक है, 3rd यूनिट की स्टार्टिंग हुई है प्रोडक्शन कंसेप्ट से। कहां से स्टार्टिंग हुई है? प्रोडक्शन कंसेप्ट से। कि प्रोडक्शन कंसेप्ट सर क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट समझने से पहले अपन को क्या समझना होगा कि अरे भैया प्रोडक्शन क्या होता है। अब ये प्रोडक्शन का मतलब होता है आउटपुट से। प्रोडक्शन बराबर आउटपुट क्या है? प्रोडक्शन बराबर आउटपुट, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बनाए जाते हैं वही प्रोडक्शन कहलाता है। कितने नंबर ऑफ यूनिट? तो सर ये आउटपुट कैसे आता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बहुत सिंपल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी इनपुट को हम कुछ प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस किया जाता है और उससे आउटपुट आता है, इसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है सर? प्रोडक्शन तो समझ में आ गया। प्रोडक्शन कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ combining all various input to produce a certain output of consumption. It is an act of creating output in the form of a commodity or a service which contribute to the utility of the individual. Production analysis provides is a visual representation of production output and allows you to quantify production losses and the cost of the association with them. बिल्कुल बुकिश चीजें लिखी हुई है, नहीं समझ में आया चिंता की बात नहीं है। अरे है ना, देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कह रहा है कि जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ कॉस्ट लगती होगी, हाँ या ना, कुछ कॉस्ट तो लगती होगी। जितना यूनिट में प्रोडक्शन करता हूं उतने की कुछ कॉस्ट लगती है। जितने यूनिट में प्रोड्यूस करता हूं कुछ कॉस्ट लगेगी। भाई 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा 20 रुपए की कॉस्ट लगेगी। 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा 20 रुपए की कॉस्ट लगेगी। 15 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, क्या हुआ? 25 रुपए की कॉस्ट लगी। 30 यूनिट प्रोड्यूस करी तो क्या हुआ सर? 30 रुपए की कॉस्ट लगी। अब सर ये क्या हुआ? 10 प्रोड्यूस कर रहे थे तो 20 की कॉस्ट लग रही थी, 15 प्रोड्यूस कर रहे थे तो 25 की कॉस्ट लग रही थी। ये कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ यूनिट है। तो 30 प्रोड्यूस कर रहे थे 30, यानी कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना, पूरी यूनिट इसके आगे पीछे है। 3rd यूनिट पूरी इस कंसेप्ट के आगे पीछे है। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट हमारी कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है। जैसे कि मान लेते हैं, अब ये सर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसको यहीं समझ लेते हैं ताकि आगे बिल्कुल इसके ऊपर हमला करेंगे। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड और वेरिएबल। आगे पूरे इसके टाइप भी हैं, लेकिन अभी इसको यहीं समझ लेते हैं, कंसेप्ट निकला है तो।
फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, जैसे कि एक कमरे का किराया, प्रीमाइसेस में इंश्योरेंस, आपके वॉचमैन की सैलरी, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे कि किसी की सैलरी कह सकते हो, या रेंट जो हम देते हैं कमरे का, वो कहला सकता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। किसके साथ चेंज हो जाती है? प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। सर ये प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। जैसे कि ये मार्कर है, इसमें खैर ये तो इलेक्ट्रॉनिक मार्कर हो गया, एक नॉर्मल मार्कर आया, नॉर्मल मार्कर में इंक फिलअप होती है, तो वो जितनी ज्यादा मार्कर बनेंगे उतनी ज्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी, तो उतनी ज्यादा उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि द नंबर ऑफ यूनिट के साथ जब हमारी कॉस्ट वेरी करती है तो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और जब ये वेरी नहीं करती, जैसे कि मकान किराया, जैसे कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री का किराया 20,000 रुपया महीना है, उसके जो प्रीमाइसेस है, उसके जो कंपनी का लैंड का किराया या उसके बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपये महीना, भले वो 1,000 यूनिट बनाए कि 10,000 यूनिट बनाए, किराया तो उतना ही देना है। अरे बहुत से दोस्त, बहुत से बच्चे रूम लेके रहते हैं, भले एक दिन रहे या 10 दिन रहे या 20 दिन रहे या पूरे महीने रहे, मकान मालिक तो पूरे 30 दिन का ही किराया देता है, इसलिए उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? और वेरिएबल कॉस्ट, जितने दिन रहते हैं रूम पे उतने दिन उनका खाना वहां पे बनाते हैं या बाजार में खाते हैं या होटल में खाते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट। घर पे रहेंगे तो उसका कोई एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाए वो वेरिएबल, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो वो फिक्स कॉस्ट। अब इसमें अपन प्रोडक्शन कंसेप्ट में थे, एक सेकेंड, तीसरे में है, इसमें क्या लिखा गया? इसमें केवल ये लिखा गया, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इनपुट ऑफ द प्रोड्यूस एंड आउटपुट ऑफ कंजप्शन। प्रोडक्शन क्या है? इनपुट प्रोड्यूस करना, और आउटपुट ऑफ कंजप्शन है आपका। और कंसेप्ट और एनालिसिस क्या कह रहा है? एनालिसिस का मतलब केवल इतना ही है कि ये क्या बताता है? एनालिसिस का मतलब केवल इतना है कि ये एक रिलेशनशिप बता रहा है आपके इनपुट और आउटपुट में। अभी अपन ने रिलेशनशिप चेक किया था, रिलेशनशिप चेक किया था ना, 10 यूनिट का 20, 20 का 25, कहां गया? एक सेकेंड, ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ये अभी अपन ने रिलेशनशिप चेक किया था, 10 का 20 यूनिट, 10 यूनिट कर रहा हूं तो 20 का कॉस्ट लग रही, 15 कर रहा हूं 25, 30 लग रहा हूं 30, यानी जितनी ज्यादा यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा उतनी कम कॉस्ट होती चली जाती है। इसको ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ज्यादा शॉर्ट लॉन्ग टर्म तक ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपकी कम आएगी। केवल इतना सा पॉइंट याद रखना है, आगे सारी कहानी समझा दूंगा। यहां तक आपने प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस का मतलब है ग्राफिकल और टेबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रोडक्शन आउटपुट एंड इनपुट और कॉस्ट। प्रोडक्शन आउटपुट, इनपुट और कॉस्ट। अब इसमें रॉ मटेरियल भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? रॉ मटेरियल भी लिख सकते थे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, 7 रुपए का लग रहा है, यहाँ पे 10 रुपए का लग रहा है, यहाँ पर 15 रुपए का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने रॉ मटेरियल लिख दिया 7, 10, 15। तो इनपुट, आउटपुट और कॉस्ट का ग्राफिकल या टेबुलेशन प्रेजेंटेशन ही तो प्रोडक्शन एनालिसिस है। इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ गए। अब आ गया प्रोडक्शन फंक्शन। इस फंक्शन, एक तो नॉन कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के भी मैंने विद्यार्थी देखा कि ये जो बड़े बड़े फंक्शन, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस वर्ड देख के बहुत घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की कोई चिंता करने की बात नहीं है, अपन ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, जैसे कॉन्सेप्ट और एनालिसिस उड़ाया ना, इसको भी ऐसे ही उड़ा देंगे। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? Production function is an economic equation to express the relationship between the quantities of production factors such as labor, capital and use the amount of the product obtained। नहीं समझ में आया? अरे कोई भी हमको प्रोडक्शन करना होता है, कुछ भी प्रोडक्शन करना होता है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है? लैंड, लेबर और कैपिटल, हाँ या ना? ये तीन चीजों की जरूरत होती है, लैंड,
लेबर और कैपिटल। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एल, लैंड को एल से करते हैं, लेबर को भी एल से करते हैं और कैपिटल को के से करते हैं। याद रखना इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है। क्यों किया जाता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन के से डिनोट करते हैं। तो मैंने भी यही पढ़ा, आप भी यही पढ़ लो। अब इसकी सबकी डब्ल्यू से रात अपन तो प्रोडक्शन फंक्शन पे थे। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये कह रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन ये कह रहा है कि सर जो प्रोडक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं, कौन से? केवल 3 मेजर वेरिएबल माने गए। इसके अलावा टाइम भी एक चौथा वेरिएबल होता है, ठीक है, एक ऑनर भी होता है, वो 5वां वेरिएबल होता है। लेकिन अपन को 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये अभी अपने कोर्स में 3 का ही बात कर रहे हैं। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी कि प्रोडक्शन के 3 फंक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन तीनों में आप चेंज करते हो, यानी कि लैंड बढ़ा दोगे, यानी कि एरिया बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन के लिए, लेबर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ यूजर्स मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स आप इंप्रूव कर रहे हो, या कैपिटल बढ़ा रहे हो, अमाउंट और ज्यादा लगा रहे हो, नई मशीन लगा रहे हो जिसके लिए आपको अमाउंट की जरूरत पड़ी। तो उसकी इक्वेशन, यानी कि उसकी इक्वेशन, जैसे कि मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को 1 एकड़ लैंड, 5 लेबर और 1000 की कैपिटल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 1 एकड़ लैंड, 5 लेबर और 1000 की कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से मेरे को 20 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 1 एकड़ लैंड, 5 लेबर और 2000 की, क्योंकि लेबर को अगर ज्यादा चार्ज दे दिया तो 2000 की जरूरत होगी। यही तो प्रोडक्शन फंक्शन है। इस मतलब यही कि तीनों जो अपने वेरिएबल्स हैं इनको ग्राफिकल और टेबुलेशन माध्यम से दर्शाने को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोला गया है। कितना सिंपल है। आगे देखिए, ये प्रोडक्शन फंक्शन का एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। क्या कह रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम ये कह रहा है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है। एक तरफ तो लेबर और कैपिटल दे रखी है, जो वाई एक्सिस है उस पे लेबर और कैपिटल है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट दे रखा है, यानी कि कितनी लेबर और कैपिटल। जैसे जैसे हम लेबर और कैपिटल बढ़ाते जाएंगे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक समय बाद वो कम हो जाता है। एक समय बाद कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं बढ़ाया? लैंड नहीं बढ़ाया। मान लेते हैं इस कमरे में, आराम से समझते हैं, मान लेते हैं इस कमरे में मैं लेबर बढ़ाते चला जाता हूं, ठीक है, 20 लेबर, 30 लेबर, 40 लेबर, तो प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा कि हाथ ज्यादा हो गए तो मार्कर ज्यादा लोग बनाने लग गए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि ये जगह फुल हो गई, तब प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर ज्यादा होने से कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। इसलिए भले हम कैपिटल और लेबर बढ़ा दें, लेकिन अगर हम लैंड नहीं बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या होता है? वापस स्लोप में आने लगता है। इसी को तो प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। क्या लिखा है? ये एक रिलेशनशिप बताता है। किसके बारे में बता रहा है? ये किसके बारे में बता रहा है? चलिए चार्ट बना के आपको फिर से बता देते हैं। एक तरफ हमको क्या लेना है? आउटपुट लेना है। क्या लेना है? आउटपुट। और इधर मैंने ले लिया है लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, यह है 5, यह है 10, यह है 15, यह है 20। इधर चलते हैं, यह है 5, यह है 10, यह है 15, यह है 15 और यह है 20। तो मैं अगर लेबर बढ़ाते हुए चलता हूं तो मेरा ये जो आउटपुट है वो इस तरीके से चला जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर बढ़ने के साथ मेरा प्रोडक्शन तो शुरू में बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एरिया है यानी जो लैंड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब उसको मैंने बढ़ाया नहीं है। अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा तो मेरा जो आउटपुट का जो चार्ट है वो ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं लेबर, कैपिटल और इसके साथ लैंड भी जोड़ देता हूं, LCL कर देता हूं और यहाँ आउटपुट कर देता हूं, तो मेरा आउटपुट बढ़ता हुआ रहेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल बढ़ाते रहोगे तो आउटपुट बढ़ता रहेगा, कॉमन बात है। लेकिन अगर लैंड नहीं बढ़ाया तो हमारा आउटपुट थोड़े टाइम बाद डिक्लाइन हो जाता है। ये सिंपल सा प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर आता है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप कितने हैं? अभी तो 2 टाइप हैं। कौन कौन से टाइप है सर? ये रहे टाइप आपके। एक तो है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। पहले शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है? 6 महीने या 1 साल के
पीरियड को शॉर्ट रन कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 1 साल लिख रखा है, कुछ बुक्स के अंदर 6 महीना लिख रखा है। तो हम एग्जाम में क्या लिखें, हम लिख देते हैं 6 महीना। ये सर्वव्यापी है, इसको गलत नहीं करा सकता है कोई भी। इन्विजिलेटर आ जाए, कोई भी एग्जाम चेक करने वाला आ जाए तो 6 महीने को गलत नहीं कहेंगे। यानी 6 महीने से कम के समय को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं, और 6 महीने से ज्यादा के पीरियड को क्या कहते हैं, लॉन्ग रन पीरियड कहते हैं। तो सर इसका कोई फर्क पड़ता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का? अरे बहुत फर्क पड़ता है। जो शॉर्ट रन होता है इसके अंदर हम ज्यादा वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में हम क्या एरिया चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक कंपनी चाहे कि मैं अभी 1 एकड़ में काम कर रहा हूँ, शॉर्ट रन में 5 एकड़ में, और फिर शॉर्ट रन में 10 एकड़ में, नहीं हो सकता। ऐसा इकोनॉमिक्स कहती है। आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं, कोई रुचि सोया कंपनी 10,000 गुना कमाने लग जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अपन क्या मानते हैं, शॉर्ट रन के अंदर सारे जितने भी फैक्टर हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, केवल एक फैक्टर ही चेंज किया जा सकता है। आप सारे कितने, लैंड लेबर कैपिटल ही तो याद रखना है, यानी एक ही फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं, वन फैक्टर ही, यानी लेबर को ही वेरी कट कर सकते हैं, बल्कि कैपिटल और लैंड इनको चेंज नहीं किया जा सकता। किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। बल्कि लॉन्ग रन के अंदर हम लैंड लेबर कैपिटल तीनों को ही चेंज कर सकते हैं। किन किन को चेंज कर सकते हैं, लैंड लेबर कैपिटल को। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है, और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल काम करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। केवल पॉइंट याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर नहीं ले सको तो आगे अपन डिटेल में और बात कर रहे हैं। आगे आ जाता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न्स। ये शॉर्ट रन का है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसी को कहते हैं। ओ सर इतने सारे एक ही नाम, जी हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न भी इसी को कहते हैं। अब मार्जिनल रिटर्न स्टेट्स होता है, ये क्या कह रहा है पहले ये समझो, उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं। ये यू कह रहा है डायमेंशिंग रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न स्टेट, दस एनी प्रोडक्शन प्रोसेस अ पॉइंट विल बी रीच्ड, there will be adding one more production unit while keeping in the other constant, the cost of the overall output is decreased, overall output is decreased। यानी कि ये भैया यूं कह रहे हैं, ये भैया ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे और सारे यदि हम प्रोडक्शन बढ़ाते रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है और इनपुट हमारा कांस्टेंट है, इनपुट के अंदर भी दो चीजें ही कांस्टेंट, मतलब शॉर्ट रन के अंदर ये माना जाता है, एक लाइन के अंदर समझा देता हूं। शॉर्ट रन के अंदर ये माना जाता है कि हमारा जो आउटपुट है एक सर्टेन लेवल के बाद गिरने लग जाएगा यदि हम अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं। यदि हम अदर फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर हमारा आउटपुट एक लेवल को अचीव होने के बाद गिरने लग जाएगा। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोडक्टिव यानी ये फर्स्ट फेज है, फिर डायमेंशिंग रिटर्न यानी गिरता हुआ रिटर्न, यानी कि बढ़ेगा तो सही लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। डायमेंशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि बढ़ तो रहा है, जैसे कि पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 25 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 27 हुआ, फिर क्या हुआ, 28 हुआ, बढ़ तो रहा है। पर यहाँ गैप कितना आया, 10, 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी कि गिरता हुआ रिटर्न जब आता है तो उसको डायमेंशिंग रिटर्न बोलते हैं। यानी कि हम जब एक फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं, ये शॉर्ट रन में ही होता है ना, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम लैंड चेंज कर सकते हैं, हम लेबर चेंज कर सकते हैं, हम कैपिटल बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर एक सर्टेन लेवल ऐसा आता है कि उसके बाद प्रोडक्शन गिरने लगता है। यही मैं प्रोडक्शन फंक्शन में भी समझा रहा हूं, यही अपना लॉ ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न भी कह रहा है। यही पॉइंट अपन क्लियर कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, अब लॉ ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल ये कह रहा है, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल एक्सप्लेन दैट द प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट। लॉ ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है, इनपुट में चेंज होने के कारण, ये नया कंसेप्ट है ना, इनपुट में चेंज होने के कारण जो आउटपुट में चेंज हो जाता है इसी को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इन द अदर वर्ड द लॉ ऑफ रिटर्न स्केल स्टेट वेयर देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ द इनपुट एंड द प्रोपोर्शनल बिहेवियर। अरे सर नहीं आया अभी भी समझ में तो चिंता न करें, ये देखिए वापस से एग्जांपल लेते हैं अपन, तो बहुत सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। ये यूनिट है, ये आउटपुट है, यूनिट इनपुट लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, इनपुट, ठीक। अब ये इनपुट मैंने 10 यूनिट करी, अब ये 10 यूनिट के अंदर लैंड लेबर कैपिटल तीनों इंक्लूड है। हाँ, दिया मत करना कि सर इसमें लैंड कितना, लेबर कितना, कैपिटल कितना। इनपुट 10 यूनिट करी,
तो आउटपुट मेरा बस 20 यूनिट का आया, बराबर। इनपुट मैंने 15 यूनिट करी तो आउटपुट मेरा 25 यूनिट का आया, बराबर। इनपुट मैंने 18 यूनिट करी तो आउटपुट मेरा 28 यूनिट का आया, बराबर। यानी कि प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। जितना मैं इनपुट में चेंज करता हूं, जितना मैं इनपुट में चेंज करता हूं, 5 यूनिट का चेंज हुआ तो यहां 5 यूनिट का चेंज हुआ, यहां 3 यूनिट का चेंज हुआ तो यहां भी 3 यूनिट का चेंज हुआ। जितना मैं इनपुट में चेंज करता हूं उसके रिटर्न में जो आउटपुट में चेंज होता है, इन दोनों के रिलेशन को ही रिटर्न ऑन स्केल बोलते हैं। बताओ कुछ मुश्किल है? रिटर्न ऑन स्केल कितना बोलते हैं? जो इनपुट में चेंज होने के कारण जो आउटपुट में चेंज होता है उसी को रिटर्न ऑन स्केल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आइए, चलो टेबल पे बनी हुई थी, ग्राफ भी था, अपन ने फालतू लिख दिया, पर यहाँ देख लीजिए। चलिए ये आपके तीनों लेवल के लिए ग्राफ बता रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि पहली यूनिट ऑफ लेबर है, फर्स्ट कॉलम तो यूनिट ऑफ लेबर है, हाँ फर्स्ट कॉलम यूनिट ऑफ लेबर है, सेकंड यूनिट ऑफ कैपिटल है, प्लस इंक्रीज लेबर एंड कैपिटल है, फिर टोटल प्रोडक्ट है। केवल ये 4 पॉइंट याद करते हैं, उसके बाद ऊपर की रामायण बाद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहला यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि यूनिट ऑफ लेबर बढ़ रही है, लेबर में बढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रही है, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ कैपिटल यानी कि 3000 9000 9000 12000 15000 18000 21000, ये यूनिट्स बढ़ा दी मैंने, लेबर बढ़ा दी। अब लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हूं। फर्स्ट तो नील आ गया, सेकंड में मैंने 100% इंक्रीज किया, थर्ड में 50 33 25 20 16। अब यहां पर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 10 यूनिट का। जब लेबर 1 थी, कैपिटल 3 थी, तो यूनिट 10 आ रहे थे। लेबर 2 हुई, कैपिटल 9 हुई, तो 30 का प्रोडक्शन हुआ। इसी तरीके से 7 लेबर 21 कैपिटल में मेरे पास 130 का प्रोडक्शन है। तो जब फर्स्ट स्टेज आई तो इंक्रीजिंग वे में प्रोडक्शन मेरा बढ़ा, लेबर और कैपिटल बढ़ाई तो इंक्रीजिंग वे में बढ़ा। लेकिन सेकेंड यूनिट आई तो एक कांस्टेंट हो गया मेरा प्रोडक्शन, है ना, 33 और 25। और अगर जब थर्ड आई, जब मैंने कांस्टेंट बना रखा, लेबर और कैपिटल बढ़ाता रहा, तो मेरा प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी डायमेंशिंग रिटर्न के अंदर गिरने लगा, यानी कि गिरने लगा। यही तो अपन आगे वाले के अंदर सीख रहे थे। ये रहा रिटर्न, पहला मोस्ट प्रोडक्टिव, फिर डायमेंशिंग और फिर नेगेटिव। इसी को यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में लिखा है। पहले इंक्रीजिंग वे में गिर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, और फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा। ये सब कब होगा? ये होगा शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते हैं। अगर शॉर्ट रन की लॉन्ग रन में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, लॉन्ग रन का शॉर्ट रन में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन हो गया। इसका फॉर्मूला जो फंक्शन है एफ फंक्शन का लिखा है, ठीक है, एक्सएल और एक्स के डिनोट फॉर कैपिटल, एल डिनोट फॉर लेबर, और एक्स उसका मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, और फंक्शन का एफ लिख दिया, पी का प्रोडक्शन लिख दिया। बताओ, इतना ही याद करना है, नीचे का नहीं भी हो तो चलेगा। आ जाते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। अब हम आ गए हैं कॉस्ट कंसेप्ट पे। अभी तक समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरी आशा चल रही है। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जो हम प्रोडक्शन करते समय हमारे को वहन करने होते हैं, वो खर्चे जो हमको प्रोडक्शन करते समय वहन करने होते हैं। इस कॉमन यूज मॉनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंज्यूमर परचेज। कंज्यूमर परचेज करता है, वो जितना अमाउंट दे रहा है वो तो उसके लिए कॉस्ट है, लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट क्या है? जो भी खर्चे है वो प्रोडक्शन करते समय, आउटपुट प्रोडक्ट बनाते समय करता है, उसके ऊपर वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। अब वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जो ट्रेडिंग में गए वो डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट गए वो P&L में, ठीक है। कॉमर्स वाले बल्ले बल्ले, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपता है एग्जाम में, याद रखना। इन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन सा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आइए एक ही शॉर्ट के अंदर सारे कॉस्ट समझा देते हैं। 5 तरीके की कॉस्ट है आपके बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर वैसे और भी होती है, लेकिन अपन 5 ही याद कर लो। पहली कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने समझा दिया है। जो कॉस्ट वेरी नहीं होती प्रोडक्शन के साथ वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, जैसे कि वॉचमैन की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, रूम का रेंट। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी हो जाती है वो प्रोडक्शन। अब अच्छा, यहाँ पे अपन अब सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड भी होता है, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड भी होता है।
ये सर वो कॉस्ट होती है जो शुरू में या तो वेरिएबल रहती है और बाद में जाके फिक्स्ड हो जाती है, या शुरू में फिक्स्ड होती है और बाद में जाके वेरिएबल हो जाती है। अब सर ऐसी कौन सी कॉस्ट, अरे लाइट का बिल आता होगा, आप घर के आप जहां भी रहते हो आपको लाइट का बिल तो मिलता होगा। लाइट के बिल का मीटर चार्जेस होता है, एक 250 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, हर गवर्नमेंट अलग अलग रखती है। ये जो मीटर चार्जेस होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लेकिन उसके बाद जो हम जितने यूनिट चार्ज यूज करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ऐसी कॉस्ट को सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं और सेमी वेरिएबल भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो टोटल कॉस्ट, अब ये टोटल कॉस्ट क्या है? ये टोटल कॉस्ट बहुत आगे आने वाली है, याद रखना। टोटल कॉस्ट से पीछा नहीं छूटेगा। टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की टोटल को ही टोटल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार 4th यूनिट तक इसका पीछा नहीं छूटेगा। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जब हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैं कॉस्ट लिख देता हूं, फिक्स कॉस्ट यहां लिख देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट यहां लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट यहां लिख देता हूं। टोटल कॉस्ट, तो यूनिट प्रोड्यूस 1 2 3 4, फिक्स कॉस्ट 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कभी वेरी होगी नहीं, बट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। ये होती है 7 रुपए, ये होती है 10 रुपए, ये होती है 12 रुपए, ये होती है 13 रुपए। जितने नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती चली जाती है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या हुई? 5 और 7 13, 10 और 5 15, 15 और 5 17, 13 और 5 18। तो सर मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई? ये जो डिफरेंस आया एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में, जो डिफरेंस आया कितना आया? 2 रुपए का आया, यहां पर भी 2 रुपए का आया, यहां पर भी 1 रुपए का आया। अब ये याद रखना 2 2 1, इसी को क्या कहते हैं? ये 13 से 15 यूनिट आए, कॉस्ट चेंज हो गई ना, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 18, इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से जो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, इसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यही तो लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। वापस से देख लो, 15 2 रुपए ज्यादा लग रहे थे, फिर 17, फिर यानी कि चौथी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो 18 रुपए लग रहे थे, 1 रुपया ज्यादा लग रहा था। 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो 17 रुपए लग रहे थे, 2 रुपए ज्यादा लग रहा था पिछली वाली यूनिट से। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ता है। कॉस्ट आउटपुट रिलेशन इन द शॉर्ट रन। अब ये इतना ऐसा डरावना आपको चार्ट लग रहा होगा, लेकिन अपन ये बनाना सीख लेंगे। तो ये बनाना सीखने से पहले ये वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो गया है और 28 मिनट अपन पहुंच चुके हैं, इसलिए अपन इसका रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये यहीं से शुरू करूंगा। पहले ये वाला वीडियो देखो, जस्ट आपको कोई क्वेरी है कमेंट करिए, अपन आज ही इसके ऊपर वर्क करेंगे। और तीसरी यूनिट का सेकंड पार्ट आज ही अपलोड हो रहा है कुछ ही देर में, बस मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।